हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए चीट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, जिसका नाम है सेमीकंडक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। पिछली बार जो मैंने आपको दो चैप्टर्स बताए थे, एक तो हीट और केटीजी थर्मोडायनेमिक्स, ठीक, और उसके बाद फिर मॉडर्न फिजिक्स। वो मान के चलो वहां से कम 6 सवाल तो आपके आने ही आने हैं एटलीस्ट, ठीक है। और उसी प्रकार उसी सीक्वेंस में एक और मोस्ट प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन, जिससे कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जिन चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, उसमें एक हमारा है सेमीकंडक्टर। तो आप ये मान के चलो इससे एक सवाल तो पक्का आना ही आना है, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली इसकी पॉसिबिलिटी वेरी हाई है कि एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। अगर अपन पिछले 4 साल को देखें तो पिछले 4 साल में जेईई मेंस ने तकरीबन 120 के आसपास सवाल इससे पूछे हैं, 120 के आसपास, ठीक है। अब 120 के आसपास मतलब अब आप समझ जाओ 4 साल है में पेपर भी कम से कम 40 हुए होंगे, ठीक, 80 पेपर हुए होंगे। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी जो है कम से कम एक सवाल की तो है। तो ये चैप्टर तो बेटा छोड़ के कतई नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना है, बड़े बढ़िया तरीके से उसको पढ़ के जाना है। अब जो पॉइंट्स मैं आपको इस चैप्टर के अंदर बताऊंगा, वो पॉइंट्स बहुत बढ़िया तरीके से आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा। और मुश्किल से हार्डली 2 या 3 घंटे का काम है आपका, अगर आप तमीज से सिंसियर तरीके से टेबल चेयर पे चैप्टर लेके बैठते हो तो, ठीक। सबसे पहले सबसे ज्यादा अब इस चैप्टर के अंदर घुसते हैं। इस चैप्टर के अंदर जिस आर्टिकल्स की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी आने की है, वो सबसे पहले आपका होता है लॉजिक गेट, ठीक। तो आप लॉजिक गेट के बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन कीजिएगा। उसमें किस प्रकार से इनपुट आउटपुट इनपुट देके आउटपुट का आपसे पूछा जाता है, वो एक बार जरूर देखिएगा। लॉजिक गेट का जो बूलियन अलजेब्रा वाला पार्ट है कि भाई साहब गेट बना दिया, और गेट एंड गेट, तो वहां पर सपोज उसने बोल दिया इनपुट हमने 1 0 1 0 1 0 दे दिया है, तो आउटपुट क्या होगा। तो उस हिसाब के जो भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं क्लास में आपके कराए, वो बेटा एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। उसके साथ साथ कभी कभी ऐसा भी होता है कि 1 0 1 0 देने के वो पल्स के फॉर्म में दे देता है, वो कह देगा ऐसे पल्स बना देगा इस टाइप से। पल्स का अपर, अगर पल्स ऊपर उठी हुई है तो उसको 1 मानते हैं और नीचे है तो 0। तो इस पे भी इस क्वेश्चन जो वो भी आप एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके साथ साथ अक्सर इनके जो सर्किट डायग्राम होते हैं, सर्किट डायग्राम का मतलब वो वाला डायग्राम नहीं जिसमें बल्ब लगा दिए हो, नहीं, और गेट का और एंड गेट का जो सर्किट डायग्राम है वो एक बार जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार जो है ये वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले 1 से 1.5 घंटे के अंदर किसी दिन आप टाइम निकाल के, आज होपफुली आज ही आप ये काम कीजिएगा कि लॉजिक गेट के जितने भी क्वेश्चन है वो आप जरूर कर लीजिएगा। ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आपने 11th क्लास और 12th क्लास की फिजिक्स कितने अच्छे से पढ़ी है, कितने अच्छे से नहीं पढ़ी है, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। आप अगर सिंसियर तरीके से करोगे तो आप इसको बहुत ही अच्छे शानदार तरीके से आप कर लोगे। तो ये तुम्हारा हो गया पोर्शन लॉजिक गेट का, जिससे आने की प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन की बहुत ही ज्यादा है। इसके बाद सेकंड प्रोबेबिलिटी पे जो मेरा ऐसा मानना है क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी, वो आपका है जेनर डायोड का। तो एक बार जेनर डायोड की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब क्योंकि जेनर डायोड जो है उससे वो पढ़ने से पहले आपको एक बार ये देखना पड़ेगा, फॉरवर्ड बेस रिवर्स बेस के बारे में सारी कहानी देखनी पड़ेगी। तो फिर आप अपना जो है सेमीकंडक्टर जहां से स्टार्ट होता है वहां से आप सिंसियर तरीके से नोट्स का रिवीजन कर सकते हो। क्या कि भाई साहब जो पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, पी टाइप क्या होता है, एन टाइप क्या होता है, किस में पी टाइप में होल्स मेजोरिटी होते हैं, एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मेजोरिटी कैरियर्स होते हैं, ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, डिफ्यूजन करंट क्या होता है, ठीक। यहाँ पर करंट का जो स्टेटमेंट आता था और इलेक्ट्रॉन और होल्स के मोशन की वजह से, क्योंकि जो करंट आता था वो दोनों की वजह से होता था, ठीक, तो वो उसका स्टेटमेंट क्या आता था। डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट के बीच का पीएन जंक्शन को ऐसे हम लोगों ने जस्ट कनेक्ट कर दिया है, तो वो जो बीच में लेयर बन जाती है डिप्लेशन लेयर, फिर हम लोगों ने उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी का अगर बड़ा डंडा पी टाइप से जुड़ा हुआ है तो फॉरवर्ड बेस बोला करते थे, तो फॉरवर्ड बेस में डिप्लेशन लेयर कम हो जाया करती थी। फिर हम लोगों ने बैटरी को उल्टा रिवर्स कर दिया, बैटरी को उल्टा कर दिया मतलब बैटरी का एन टाइप जो है वो आपने सपोज पी से कनेक्ट कर दिया, तो फिर उसको रिवर्स वाइस बोला करते थे। तो रिवर्स वाइस में क्या होता था कि भाई साहब डिप्रेशन लेयर बड़ी हो जाया करती थी। तो इस प्रकार के जितने भी थ्योरी है बेटा वो एक बार अच्छे से थ्योरी रिवाइज कर लीजिएगा। स्पेशली इसका ग्राफ, मतलब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक और इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ अगर आप याद करो तो देखो कुछ ऐसा आता था, फॉरवर्ड वाइस में आता था ऐसे और रिवर्स वाइस में आता था ऐसे, ठीक। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दूं, ऐसे पहले ग्राफ क्या होता था, हम V वर्सेस I का ग्राफ प्लॉट करते थे पीएन जंक्शन डायोड में, तो देखो ऐसे होता था। पहले तो करंट 0 मिलता था, फटाक से ऐसे उठता था, और फिर उसके बाद ये तो हो गया तुम्हारा आगे वाला फॉरवर्ड बेस। रिवर्स वाइस में करंट क्या होता था, बहुत ही कम माइक्रो एम्पेयर का करंट होता था, फिर फटाक से नीचे वो गिर जाएगा। ग्राफ एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इस ग्राफ पे आपसे सवाल पूछे गए हैं, कई बार ये सवाल पूछे गए हैं कि वो आपसे फॉरवर्ड वाइस में आपको ग्राफ दे देगा और आपसे पूछ लेगा भाई साहब यहाँ पर रेजिस्टेंस बता दो। तो रेजिस्टेंस बराबर, जैसे कि आप B = IR पढ़ते हो, तो R बराबर डेल्टा V अपॉन डेल्टा I के हिसाब से आप वहाँ पे रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। तो ये एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस पर कई बार सवाल पूछे गए। और हाँ, इसमें एक चीज और, उसमें यूनिट का बेटा विशेष ध्यान देना। यूनिट में कभी कभी गेम खेल देता है। जो V दे रखा है तो V देख लेना भाई साहब वोल्ट में है या मिली वोल्ट में, और जो करंट दे रखा होगा उसने वाई एक्सिस पे वो देख लेना कि मिली एम्पेयर में है या माइक्रो एम्पेयर
एम्पेयर में या मिली एम्पेयर की पावर कुछ तो नहीं कर दिया, वो वहां पे गलती करवा सकता है आपसे। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस की आप बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके बाद जब आप ये फॉरवर्ड में रिवर्स बेस सीख जाओगे तो फिर आप ये देखिएगा कि अगर डायोड आइडियल है तो फॉरवर्ड बेस में कनेक्टिंग वायर की तरह बिहेव करता है, और अगर नॉन आइडियल है तो टूटा हुआ वायर की तरह बिहेव करता है। तो जैसे ही आप ये बात समझ गए, आपका पुराना सर्किट जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले सर्किट वाले सवाल थे वो पूरे एज इट इज बनकर तैयार हो जाएंगे। तो उनकी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए आप एचसीबी में लास्ट क्वेश्चन, एचसीबी की एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं वहां पर, वो क्वेश्चन की आप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वरना जो पीवाईक्यूज आए हुए हैं वो भी आप कर लीजिएगा, जिसमें सर्किट एनालिसिस में इस टाइप के सवाल दिए होते हैं। पेन मेरे पास किधर है, किधर है, किधर है, किधर है, किधर है, कुछ इस टाइप से कह देगा भैया ये बैटरी है, और कह देगा यहाँ रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये सारे। आई होप इस टाइप के सवाल तो आप लोगों ने ऑलरेडी देखे होंगे इस टाइप के। ठीक, ये तो 10th क्लास का सवाल है। अब वो यहाँ पर सपोज उसने इस प्रकार से डायोड वायोड लगा के फिर वो चेक करना चाह रहे हैं, बताओ किस में कितना करंट पास करेगा। तो ऐसे सवालों में हम क्या किया करते थे कि भाई साहब हम चेक करते थे कि फॉरवर्ड बायस कौन सा, रिवर्स बायस कौन सा। कैसे पता करते थे? बोले सर अगर ये पीएन जंक्शन डायोड है तो मान के चलो 10 वोल्ट पे रखा और इसको 0 वोल्ट पे रखा तो ये फॉरवर्ड बेस हो गया, मतलब ये पी टाइप है, ये एन टाइप है। पी टाइप वाला हाई पोटेंशियल की तरफ अगर होता है तो फॉरवर्ड बेस बोलते थे। और अगर सपोज बोल दिया जाए -3 वोल्ट है तो रिवर्स बायस अभी नहीं, पहले आप इधर का पता करो, इधर का -10 वोल्ट है तो इधर पोटेंशियल अब ज्यादा हो गया, तो पी टाइप ज्यादा हो गया तो अभी भी फॉरवर्ड बेस है। हाँ, अगर कोई बोलते 10 वोल्ट है ये 20 वोल्ट है, तब अब आप बोलोगे कि हाँ सर अब ये रिवर्स बायस हो जाएगा। या अगर कोई ऐसा बोल दे 0 वोल्ट है और ये 10 वोल्ट है, इन दोनों पॉइंट का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है, ये आइडियल डायोड है, तो अब ये रिवर्स बायस हो जाएगा। तो कुल मिला के फॉरवर्ड बायस में वायर से रिप्लेस कर दिया करते थे, रिवर्स बायस में जो है हम लोग किससे, उसको टूटा हुआ वायर की तरह बिहेव किया करता था। अब जैसे ये फॉरवर्ड बायस है तो इसको वायर बना दो, ये फॉरवर्ड बायस है इसको वायर बना दो, रिवर्स बायस को तोड़ दो। हाँ, अगर डायोड नॉन आइडियल है, अब ये तो आइडियल है लेकिन कभी कभी कुछ सवाल नॉन आइडियल के भी पूछ लिए गए हैं, तो वो भी एक बार जरूर देख लीजिएगा। ये इसके बाद जैसे आपने इसकी तो प्रैक्टिस करके जाना क्योंकि यहाँ क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बेटा है। इसके बाद फिर आपका एक रेक्टिफायर आता था, रेक्टिफायर आप देख लीजिएगा। रेक्टिफायर में ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस ओनली ग्राफ और नंबर ऑफ डायोड्स आप देख लीजिएगा कि भाई साहब फ्रीक्वेंसी देख लीजिएगा। उसमें हम 3 रेक्टिफायर पढ़ते थे, एक होता था हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और जो है और ब्रिज रेक्टिफायर। एक बार बाहर से उसको देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। ज्यादा डिटेल के अंदर, वर्किंग के अंदर जाने की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है उसकी, क्योंकि वर्किंग से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है। बाहर से पूछ सकता है कि भाई साहब बता दो कि कि कितनी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। एग्जांपल के तौर पे जैसा आपको पता होगा फुल वेव रेक्टिफायर क्या करता था, नीचे के जितने थे, सपोज आपने अगर इनपुट आपने कुछ इस प्रकार से दिया है, इस प्रकार से, ठीक, तो नीचे की जो भी ग्राफ था उसको उल्टा करके ऊपर कर दिया करता था, तो वहां पर फ्रीक्वेंसी डबल हो जाया करती थी। तो इस प्रकार के जो बेसिक सवाल है बेटा वो एक बार देख लीजिएगा। अब इन सबसे ज्यादा रेक्टिफायर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका जेनर डायोड। तो जेनर डायोड की बेटा एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, कैसे वो रिवर्स बायस में काम करता है, कैसे वो अपने क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को कितना मेंटेन करके रखता है। इस पे बेस कम से कम 5 सवाल की प्रैक्टिस आप जरूर कर लीजिएगा। क्लास में आपको आपके सर लोगों ने करा रखे होंगे, वो जरूर कर लीजिएगा क्योंकि वहां से क्वेश्चन आते हैं बेटा। और डायरेक्टली आप जेनर डायोड के अंदर की ज्यादा कहानी मत पढ़ना, सबसे पहले आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, सीधा एकदम सर्किट एनालिसिस में जेनर डायोड लगा दिया है, अब वो आपसे पूछ रहा है बता दो भाई साहब इसमें कितना करंट का पास करेगा। इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके बाद फिर आपके 3-4 सब टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं नाम देता हूं एलईडी, फोटो डायोड, ये और जो इस प्रकार के जो 3-4 पॉइंट आगे बाद में बचे हुए हैं कि भाई जब एलईडी हो गया, फोटो डायोड, फोटो सेल हो गया, इनको एक बार जरूर देख लेना, इनके ग्राफ एक बार जरूर देख लेना कि भाई कौन किस बायस में काम करता है, ये भी एक बार देख लीजिएगा। इनकी वर्किंग पढ़ लो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ो तो इट्स ओके, लेकिन उससे पहले इनके ग्राफ और ग्राफ के साथ ये किस मोड में काम करते हैं वो एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें पिछले कुछ सालों में सवाल पूछे गए हैं, डायरेक्टली ग्राफ पे सवाल बना दिया गया है, तो वो एक बार बेटा जरूर देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। और इन सबके बाद सेमीकंडक्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और बताने वाला हूं मैं। सेमीकंडक्टर में कभी कुछ सवाल थ्योरेटिकल पूछ लिए जाते हैं, थ्योरेटिकल सवाल। अब वो थ्योरेटिकल सवाल डिपेंड करेगा कि आपने उस डीप लेवल की थ्योरी पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। तो मेरा सजेशन आपसे ये है, इस सेमीकंडक्टर में पीवाईक्यूज में जितने भी थ्योरेटिकल सवाल आए हुए हैं, समझना मेरी बात को, सेमीकंडक्टर में पीवाईक्यूज में जितने भी थ्योरेटिकल सवाल आए हुए हैं जिसमें कोई लॉजिक गेट नहीं है, कोई डाटा नहीं है, कोई वहां पर सर्किट एनालिसिस नहीं है, कोई डायोड नहीं, केवल थ्योरी है, थ्योरी केवल, ठीक, वो क्वेश्चन कम से कम 2 बार पढ़ के 2 बार सॉल्व करके जरूर जाइएगा। तो हमारी बात, क्योंकि वहां से एज इट इज सवाल आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। आप समझ गए हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सपोज उसने कहते हैं इन जेनर डायोड, बस केवल इतना लिख दिया और 4 ऑप्शन दे दिए 1 2 3 4, ठीक। अब वो 4 ऑप्शन उसने थ्योरी पेल दी पूरी, ऐसे ये क्या ये होता है, क्या ये होता है, क्या ये होता है, क्या ये होता है, क्या, ठीक। इस तरह के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। वो क्वेश्चन आपको कहां मिलेंगे? सबसे पहले तो पीवाईक्यूज में, पहला। दूसरा, आपकी शीट में, आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो आप अपनी शीट निकालिएगा, सेमीकंडक्टर की शीट निकालिएगा। सेमीकंडक्टर की शीट में चाहे एक्सरसाइज 1 हो, एक्सरसाइज 2 हो, S1 हो या फिर O1 हो, इस फॉर्म में आपकी एक्सरसाइज दे रखी होंगी, उन एक्सरसाइज में जहां जहां थ्योरेटिकल फॉर्म में आपके क्वेश्चन दे रखे हो उनको लिख लीजिएगा और ऊपर लिख देना RM, रट्टा मारना है।
सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि सवाल जब भी कभी आएगा ना तो एज इट इज डायरेक्टली निकल के आएगा वहां से, ठीक। तो वो एक बार अगर आप लिख लोगे, मार्क कर लोगे, क्योंकि जेईई 2 भी तो देना है ना तुम्हें, तो ये मेहनत थोड़ी ना बार बार दोबारा करेंगे, तो अभी कर लो अच्छे से। और ऐसे जितने भी याद रखने वाले सवाल है उसको आरएम कर लो। मुझे लग रहा है कम से कम 30 से 40 सवाल अगर तूने ऐसे ढूंढ के निकाल दिए, उन 30 से 40 क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से एक बार पढ़ लेना, एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ लेना, वो सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन तुम्हारे याद हो जाएंगे। अगर इतना कर लिया तो अब इसके बाहर कुछ बचता नहीं है। समझ हमारी बात। सेमीकंडक्टर में एक अच्छी बात बेटा ये भी है कि सबसे इरिटेटिंग पार्ट जो था वो हमारा सिलेबस से हट गया है। कौन सा? पीएन जंक्शन, वो जो एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर, वो हमारा हट गया है। तो रिवीजन जब आप करो तो प्लीज इस चक्कर में मत पड़ना कि पता चला कि आप ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर उसका रिवाइज करने बैठ गए, ठीक है, या जो है एज ए स्विच कैसे काम करता है, ये सब है ही नहीं सिलेबस में, तो हटा दो। मतलब अल्फा बीटा का रिलेशन हो गया, कंडक्टर करंट या बेस करंट, या जो है जो हमारा एक और आता था एमीटर करंट, इनके बीच का रिलेशन है, इस पे बेस सवाल की भाई साहब कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, कॉमन बेस एम्पलीफायर, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, ये सारी कहानियां हमारे सिलेबस से हट गई है। तो रिलैक्स चिल्ड, ये सब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, इनको बिंदास तरीके से छोड़ दो। तो मैं सबको समराइज कर देता हूं, इतना जो मैंने बोला प्लीज इनको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, इनसे क्वेश्चन आने, बिलीव मी, मैंने अब तक जो बताया है, तू देख लेना जो पेपर आएगा, ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से निकल आएंगे जो मैंने बोला है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले लॉजिक गेट, दूसरी प्रायोरिटी पे जेना डायोड, ये तेरी दो मोस्ट प्रायोरिटी वाली चीज है, ये तो आपको करना है, करके ही जाना है। और तीसरा इसके बाद ये फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस पे बेस्ड सवाल, तेरे सर्किट एनालिसिस में बेस्ड सवाल, जैसे ये सवाल है, ठीक। और हाँ, और गेट और एंड गेट का जो सर्किट डायग्राम है वो एक बार सर्किट डायग्राम देख लीजिएगा। अगर ये डायोड नॉन आइडियल होता ये भी एक बार देख लीजिएगा। इस पे भी जितने क्वेश्चन है, और उसके बाद आपका जो रेक्टिफायर वाला पार्ट है, आपको अपनी सुविधा अनुसार जितना वक्त मिले उस हिसाब से डिटेल में जाके आप देख लीजिएगा। कम वक्त मिले तो बार बार से बढ़ के निकल सकते हो। और एलईडी, फोटोसेल और जो है ये वाला जो पोर्शन जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला, इनके ग्राफ और ये किस फॉर्म में काम करते हैं, सोलर सेल, फोटो सेल, ये जो भी है एलईडी, और बाद में हम लोग देखे थे ये इनकी वर्किंग जो है किस तरह होती है, ये आप एक बार बढ़िया तरीके से रिवीजन कर लीजिएगा। क्लियर है? और जब ये सारी बातें आपकी रिवाइज हो जाए तो भैया जरूर एकदम, मैं बोलूं 2 से 3 बार तो कर ही लेना मेरे भाई। 2 से 3 बार तूने रिवीजन कर लिया तो इसका मतलब समझ जा सेमीकंडक्टर का जो भी सवाल आएगा हंसते हंसते तू करके आएगा। क्लियर है? तो चलो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी दूसरे चैप्टर के साथ। बिलीव मी, हीट, केटीजी, थर्मोडायनेमिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, स्टार्टिंग के मैंने जो 5 चैप्टर बोले हैं, यहां से कम से कम तेरे 7 से 8 सवाल तेरे आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। 7 से 8 क्वेश्चन, समझ रहा है तूने? अगर इतने सवाल तूने सही से कर लिए तो समझ 832-30 नंबर तो तेरे यहीं से आ गए। क्लियर है? और अभी तो और बाकी है। टेक केयर।